स्टूडेंट्स, अभी तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया रोटेशनल मोशन में वो सब उसके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स थे, बट अब उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लोग अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू रिलेट कर रहे हैं जो हम लोग डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। बच्चों, जैसा कि हेडिंग आप देख रहे हैं, ओवरटर्निंग ऑफ कार। बच्चों, सबसे पहले इसका हम लोग थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करें तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पर बनता है कि ड्यूरिंग द सर्कुलर टर्न, यस, सर्कुलर टर्न लेते टाइम अगर गाड़ी टॉपल करती है, गाड़ी अगर पलटती है, तो गाड़ी जब पलटती है तो उसका कौन सा व्हील सबसे पहले अपना कांटेक्ट छोड़ता है। तो यहां पर कई बार हमारे पास एग्जैक्ट ऑप्शंस जो होते हैं उसमें लिखा होता है इनर व्हील लीव्स द कांटेक्ट फर्स्ट या आउटर व्हील लीव्स द कांटेक्ट फर्स्ट। इसमें हमें जनरली कंफ्यूजन होता है। हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में आंसर मार्क कर देते हैं कि गाड़ी अगर पलट गई है तो आउटर व्हील ने अपना कांटेक्ट छोड़ा, पर होता क्या है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। और दूसरा ये डिस्कस करते हैं कि गाड़ी अगर पलट रही है तो वो किस पर्टिकुलर स्पीड तक सेफ रहेगी और इस स्पीड से अगर हम लोग गाड़ी को और तेज चला दें तो वो पलटने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग इस गाड़ी को इमेजिन करें, हमने गाड़ी का एक बैक व्यू यहां पर कंसीडर किया है सो दैट उसमें रिप्रेजेंटेशन अच्छे से किया जा सके। बच्चों, जो गाड़ी है वो इस तरह का सर्कुलर टर्न ले रही है, मतलब कि ये हो गया सर्कल का सेंटर, यहां पर हम लोग इसको कंसीडर कर रहे हैं, है ना। और गाड़ी इस तरह से ये सर्कुलर टर्न ले रही है और सर्कुलर टर्न लेते हुए हम चाह रहे हैं कि गाड़ी स्किड भी ना करे और गाड़ी पलटे भी नहीं, यानी कि उसका गाड़ी का ऐसे रोटेशन भी ना हो और गाड़ी की ऐसे स्लिपिंग भी ना हो। तो इस स्थिति में हम लोग सबसे पहले फोर्सेस मार्क कर लेते हैं और ये चेक करते हैं कि जो फोर्सेस है, कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है, और दूसरी चीज वो कौन से टॉर्क है जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से गाड़ी पलट भी नहीं रही और गाड़ी स्किड भी नहीं कर रही है। तो बच्चों, सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें अपने सर्कुलर मोशन पे, आपको याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि हॉरिजॉन्टल रोड पे जब सर्कुलर टर्न हम लोग लेते हैं तो वहां पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो टुवर्ड द सेंटर लग जाता है और सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने में हमारी हेल्प करता है। तो बच्चों, वहां पे तो अपन ने क्या था कि गाड़ी को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर किया था और फ्रिक्शन को हमने एक ही टायर पे रिप्रेजेंट कर दिया था। अदरवाइज फ्रिक्शन कैसे लगता है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चों, ये हम लोगों ने गाड़ी का सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लिया है और क्या क्या कंसीडरेशंस है वो मार्क करें। बच्चों, इस टायर से इस टायर तक की जो यहां तक बेस लेंथ हम लोग ले रहे हैं वो कितनी ले रहे हैं, 2a। ये कितनी भी हो सकती है पर अपन ने 2a लिखा है क्योंकि अगर सेंटर ऑफ मास से ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हाफ हाफ करना यानी कि a और a करना आसान रहेगा। सेकेंड थिंग, सेंटर ऑफ मास की अगर हम लोग यहां से हाइट देखें तो वो हम लोग ले रहे हैं कितनी, h। जो ग्राउंड से हाइट हमने सेंटर ऑफ मास की ली है वो कितनी ली है, h। सेकेंडली, अब जैसा मैंने बोला था फोर्सेस मार्क करते हैं। बच्चों, यहां पर हमने फोर्स मार्क कर दिया, यहां पर हम लोग फोर्सेस मार्क कर रहे हैं सबसे पहले, तो यस, mg फोर्स हम लोग मार्क कर रहे हैं सबसे पहले। यहां पर मैंने मार्क किया mg। ओके बच्चों, जैसा भी अभी मैंने बोला कि यहां पर अब हमने दोनों टायर्स का बैक व्यू शो किया हुआ है, दोनों साइड के टायर्स का। तो नॉर्मल रिएक्शन अगर हम लोग मार्क करें तो इस टायर पे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लग रहा होगा जिसको मैंने मान लिया N1, और यहां कांटेक्ट है तो यहां भी नॉर्मल रिएक्शन हमने मान लिया जिसको हमने क्या नाम दे दिया, N2। बच्चों, ऑब्जर्व कीजिए, जैसा मैंने बोला था कि फ्रिक्शन जो होता है वो कहां लगेगा, टुवर्ड द सेंटर, क्योंकि गाड़ी ऐसे चल रही है तो स्किडिंग के चांसेस अगर आउटवर्ड्स है तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, इनवर्ड्स। तो बच्चों, ये फ्रिक्शन लग गया हमारे पास F1 और यहां पर जो फ्रिक्शन है वो क्या मान लिया हमने, F2। इस तरह से हम लोगों ने मार्क कर दिए फ्रिक्शन फोर्सेस। बच्चों, अगर अपन गाड़ी की फ्रेम में बैठकर सॉल्व कर रहे हैं, किसमें, गाड़ी की फ्रेम में बैठकर सॉल्व कर रहे हैं, तो आंसर दीजिए, गाड़ी की फ्रेम में अगर बैठकर सॉल्व कर रहे हैं तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन हो गई, गाड़ी। बिल्कुल। और गाड़ी अगर सर्कुलर टर्न ले रही है मतलब गाड़ी के पास एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर हम हैं तो हम वहां पर कौन सी फ्रेम में कहलाते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में। और आपको याद है नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्यूडो फोर्स लगाना होता है। बिल्कुल। और स्यूडो फोर्स अगर सर्कुलर मोशन में है तो उसका नाम यहां होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां लगता है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो बच्चों, अगर ये सेंटर ऑफ सर्कल है तो अवे फ्रॉम द सेंटर ये मैंने लगा दिया सेंट्रीफ्यूगल mv²/r। गाड़ी का मास बच्चों हम लोग कैपिटल M यहां पर नीचे mg में मार्क कर चुके हैं, तो वही चीज हम लोग यहां भी लिख देते हैं mv², और सर्कल की रेडियस हमने कंसीडर कर ली है r। ओके तो बच्चों, यहां पर जितने पॉसिबल फोर्सेस थे वो सब मैंने मार्क किए, और क्या क्या मार्किंग की है, हाइट की, बेस लेंथ की, ये सब। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि गाड़ी जब सर्कुलर टर्न ले रही है तो वर्टिकल उसका कोई मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब वर्टिकली रेस्ट पे है। बिल्कुल। तो बच्चों, वर्टिकली रेस्ट पे है तो हम लोगों ने यहां पर एक इक्वेशन बना दी कि वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड जो थे उन्होंने डाउनवर्ड वर्टिकल फोर्स यानी कि mg को बैलेंस कर लिया। ये हमारे पास आ गई है एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके। दूसरा बच्चों, गाड़ी अगर स्किड नहीं कर रही है, मानकर चलिए गाड़ी ने ऐसे सर्कुलर टर्न लिया तो ये बाहर या अंदर की तरफ स्किड नहीं कर रही है, मतलब ये F1 और F2 किसको बैलेंस कर रहे हैं,
रहे हैं mv स्क्वायर बाय r को। तो एक इक्वेशन बन गई हमारी f1 प्लस f2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ये हमारे पास सिचुएशन आ गई एक दूसरी इक्वेशन की। ये तो हो गया बच्चों, हमने एक्सप्लेनेशन दिया कि इसने स्किड नहीं किया, तो स्किड क्यों नहीं किया उसका रीजन दे दिया, और वर्टिकल रेस्ट है तो उसका रीजन दे दिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि गाड़ी पलट नहीं रही है। आंसर दीजिए, गाड़ी पलट नहीं रही है मतलब गाड़ी को पलटाने के लिए या पलटने के लिए टॉर्क नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब नेट टॉर्क कितना हो गया? जीरो। नेट टॉर्क जीरो होने का मतलब है बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द कार। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम आपको याद है जब हमने पढ़ा था कि अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क निकाल के जीरो के साथ इक्वेट कर सकते हैं। तो हम लोग वहां पर क्या करते थे कि क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों हम लोग यहां पर हमने सीखा था किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो सर कोई भी पॉइंट सिलेक्ट कर लें हम लोग। बिल्कुल सर, ऐसा पॉइंट सिलेक्ट जहां मैक्सिमम फोर्सेस पास हो रहे हैं। तो सर ये वाले पॉइंट पे 3 फोर्सेस के टॉर्क जीरो हो जाएंगे सर। बिल्कुल, तो हम लोग इसी पॉइंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। सर इस पॉइंट को कोई नाम दे दीजिए, ओ नाम दे दीजिए सर। तो हम लोग यहां पर दे देते हैं फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, मैंने लिख दिया टॉर्क नेट इज इक्वल टू जीरो। किसके अबाउट लिख दिया? अबाउट ओ। ये हम लोगों ने सिचुएशन कंसीडर कर ली है, अबाउट ओ। अब बच्चों देखिए ओ से कौन कौन से फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन पास हो रही है। ऑब्जर्व कीजिए F2 भी O से पास हो रहा है, बिल्कुल। ये N2 भी O से पास हो रहा है, और ये F1 की लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड करो तो ये भी O से पास हो रही है। तो वो कौन से 3 फोर्सेस और उनकी लाइन ऑफ एक्शन है जो O से पास हो रही है? F1, F2 और N2। मतलब इन तीनों को हमें कंसीडर नहीं करना है, आई मीन इनके टॉर्क को कंसीडर नहीं करना है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं टॉर्क ऑफ F1 इक्वल टू टॉर्क ऑफ F2 इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ N2। इन तीनों का वैल्यू कितना हो गया? जीरो, अबाउट पॉइंट O। अब बच्चे कौन कौन से? बच्चों इमेजिन कीजिए mg, N1 और mv स्क्वायर बाय r। बच्चों इन सभी के टॉर्क को आपको देखना है। देखकर बताइए वो कौन कौन से फोर्सेस हैं जो क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट कर रहे हैं अबाउट O। सबसे पहले अगर हम लोग N1 को देखें तो ऑब्जर्व कीजिए ये N1 है, और N1 की O से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है? 2a। तो सर एक बार आप राइट हैंड थंब रूल से बच्चों को सेंस ऑफ रोटेशन बताइए। यहां से यहां तक r परपेंडिकुलर 2a और N1 ऊपर की तरफ, तो सेंस ऑफ रोटेशन आ गया क्लॉकवाइज, और टॉर्क आ रहा है इनवर्ड्स, यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क। किसका? N1 का। तो N1 इंटू 2a, ये क्लॉकवाइज है। तो एक साइड बच्चों में क्लॉकवाइज लिख रहा हूं, N1 इंटू 2a। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए mv स्क्वायर बाय r का टॉर्क, mv स्क्वायर बाय r का टॉर्क O के अबाउट। इसका भी सर आप बताएं बच्चों को कि कैसे है बच्चों इस पॉइंट के अबाउट। ये जो रेडियस वेक्टर ऊपर जाएगा h और mv स्क्वायर बाय r पीछे वापस जो टर्निंग आ रही है क्लॉकवाइज आ रही है और इनवर्ड आ रही है। तो बच्चों ये हो जाएगा, ऐड हो गया इसके साथ क्लॉकवाइज mv स्क्वायर बाय r इनटू h। बिल्कुल, तो ये हो गया mv स्क्वायर बाय r इनटू h। ये हमारे पास आ गए क्लॉकवाइज टॉर्क। अब बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम है तो डेफिनेटली इस क्लॉकवाइज टॉर्क को किसने बैलेंस किया होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो सर अब एक ही फोर्स बचा है जिसका टॉर्क हम लोग कंसीडर कर रहे हैं mg। तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए O के अबाउट ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? ये 2a है, तो आधी सेंटर ऑफ मास तक की a हो गई, और ये mg, तो mg कहां गया? नीचे। तो बच्चों थंब कहां रहे सर का? देखिए आउटवर्ड्स। तो इसका मतलब इसके टॉर्क ने जो कि है mg इंटू a, इसने बैलेंस किया जितने भी क्लॉकवाइज टॉर्क थे। तो बच्चों अब हम लोग यहां पर N1 की वैल्यू निकाल देते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट यहां पर सबसे पहला पता करना है कि गाड़ी अगर पलट रही है तो पलटने का रीजन वो कौन सा नॉर्मल रिएक्शन है जिसने अपनी कॉन्टैक्ट को छोड़ दिया, आई मीन जिसने अपनी वैल्यू को खत्म कर दिया। क्योंकि हमें पता है गाड़ी पलट रही है मतलब कहीं ना कहीं से कॉन्टैक्ट छूट रहा है, और कॉन्टैक्ट छूट रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो रहा है। तो पता करते हैं कि N1 और N2 में वो कौन सा नॉर्मल है जो सबसे पहले वहां पर खत्म हो रहा है जिसकी वजह से कांटेक्ट छूट गया। तो बच्चों यहां से अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो सबसे पहले यहां पर जो चीजें टर्म को इधर ले आते हैं। बिल्कुल, तो सर ये हो जाएगा N1 2a इज इक्वल टू mga माइनस mv स्क्वायर h अपॉन r। और सब पूरे को 2a से डिवाइड कर देते हैं। तो N1 की वैल्यू आ गई बच्चों, 2a से डिवाइड करेंगे तो ये a कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा? mg बाई 2 माइनस बच्चों ये आ जाएगा mv स्क्वायर h अपॉन 2ar। ये वैल्यू आ गई है N1 की। बिल्कुल सर। बच्चों ये N1 की वैल्यू आई है, आप इसको ध्यान से देख लें, ये N1 की वैल्यू है। बच्चों N1 की वैल्यू mg बाई 2 से माइनस होके आ रही है, मतलब mg बाई 2 से कम आ रही है। अब मेरा टारगेट है N1 पता कर लिया तो N2 पता करूं। बच्चों अगर N1 की वैल्यू मैं यहां रख के N2 कैलकुलेट करूंगा, N1 की वैल्यू यहां रख के अगर हम लोग N2 कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्जर्व कीजिए इसका आंसर क्या आता है। यही कहीं लिख दे सर हम लोग? बिल्कुल सर चलेगा। यहां लिख देते हैं हम लोग, इसको हटा देते हैं, ये चीज हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं।
ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, ये चीज हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं N2 की वैल्यू का, और इस पेज पे लिखने का रीजन है कि ताकि आपको दोनों का कंपैरिजन मिल जाए। बच्चों N1 की वैल्यू यहां निकाल के जब हम लोग N2 निकालेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चों, N2 की वैल्यू आएगी mg/2 प्लस यहां पर है mv²h अपॉन 2ar। बच्चों अब नोटिस कीजिए, ये हमारे पास आ गया N2। बिल्कुल सर, ये N2 है। बच्चों अब दोनों को कंपैरिजन कीजिए। जैसे जैसे मैं सर्कुलर टर्न लेने की स्पीड बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं सर्कुलर टर्न लेने की स्पीड यानी कि v की वैल्यू बढ़ाऊंगा, तो बच्चों जैसे जैसे सर्कुलर टर्न लेने की स्पीड बढ़ेगी, ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल सर। और ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्जर्व कीजिए, ये ओवरऑल वैल्यू mg/2 से सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो जैसे जैसे v बढ़ेगा ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी, ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी तो ये ओवरऑल टर्म क्या होगी, कम होती जाएगी, मतलब N1 की वैल्यू कम होती जा रही है। जबकि स्पीड बढ़ाने पर N2 की वैल्यू यहां पर बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब N2 बढ़ रहा है, मतलब आउटर व्हील का जो कांटेक्ट है वो स्ट्रांग हो रहा है, और इनर व्हील जो कि N1 लगातार कम हो रहा है, इसका कांटेक्ट वीक पड़ रहा है। तो बच्चों नोटिस कीजिए वो कौन सा पॉइंट है जहां पर कांटेक्ट छूटने के चांसेस सबसे ज्यादा है, वो पॉइंट जहां से N1 गुजर रहा है। मतलब ये N1 किस पे लग रहा है, इनर व्हील पे। मतलब जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे इनर व्हील के कांटेक्ट छोड़ने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे। मतलब N1 की वैल्यू 0 होती जाएगी, हो सकता है 0 हो जाए, हो भी जाए। तो बच्चों हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी ना पलटे, तो इसके लिए हम लोग क्या शर्त रखते हैं कि गाड़ी अगर नहीं पलटनी है तो ये N1 की वैल्यू हमेशा 0 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर N1 की वैल्यू 0 से ज्यादा है, इसका मतलब गाड़ी सेफ है और कांटेक्ट में है। N1 की वैल्यू अगर 0 है तो इसका मतलब अबाउट टू लीव द कांटेक्ट, मतलब कांटेक्ट छूटने ही वाला है। ठीक है, तो हम लोग अब यहां से N1 की वैल्यू को सेफ कंडीशन के लिए क्या लिखते हैं, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बच्चों हम लोग बात करते हैं फॉर नो ओवरटर्निंग। फॉर नो ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग ना हो उसके लिए क्या सिचुएशन है, मैंने लिखा जो N1 है उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा या उसके बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो गाड़ी सेफ रहेगी, ज्यादा है मतलब कांटेक्ट है, और 0 है मतलब अबाउट टू लीव द कांटेक्ट। तो बच्चों हम लोग N1 की वैल्यू को यहां पर लिख रहे हैं, ये थी N1 की वैल्यू mg/2 माइनस mv²h अपॉन 2r। हाँ, तो ये हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं। तो नोटिस कीजिए mg/2 इसको उधर ले जाते हैं तो ये बन गया mv²h अपॉन 2ra। बच्चों m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगी GRA अपॉन h का ये स्क्वायर था तो ये आ जाएगा होल रूट। मतलब अगर हमें गाड़ी को सर्कुलर टर्न कराना है और सर्कुलर टर्न कराने के लिए हमको सेफ्टी के साथ उसको सर्कुलर टर्न कराना है कि वो पलटे नहीं, है ना, वो ओवरटर्न ना करे, तो उस केस में जो हमारी स्पीड है वो इस रेंज की होनी चाहिए, यानी कि ये हमारे पास सेफ स्पीड है। सर यहाँ पर जो आपकी स्पीड आई वो गाड़ी की विड्थ और हाइट पे भी डिपेंड कर रही है। बिल्कुल बच्चों, अगर हम लोग बात करें तो ए क्या थी, गाड़ी के दोनों टायर्स के बीच की लेंथ, जिसको हमने बेस लेंथ बोला था, 2a बोला था, और h क्या थी, ग्राउंड से गाड़ी के सेंटर ऑफ मास तक की हाइट थी। जरा गौर कीजिए कि अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास की हाइट यानी कि ऊंची गाड़ी कंसीडर करें, ऊंची गाड़ी, तो उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो ग्राउंड से ज्यादा हाइट पे होगा। कोई ट्रक मान लिया, बिल्कुल, तो ग्राउंड से अगर वो ज्यादा हाइट पे है तो बच्चों हाइट के साथ सेफ स्पीड का कैसा रिलेशन है, इनवर्स रूट के अंदर। तो इसका मतलब जैसे जैसे सेंटर ऑफ मास ज्यादा हाइट पे जाता जाएगा सेफ स्पीड की वैल्यू कम होती जाएगी। और इमेजिन कीजिए जो A था वो क्या थी, दोनों टायर्स के बीच की बेस लेंथ हमने 2a कंसीडर की थी, उसका हाफ। मतलब बेस लेंथ जितनी ज्यादा लोगे, बेस लेंथ जितनी ज्यादा लोगे तो रूट के अंदर v के साथ देखें तो डायरेक्टली रिलेशन है। तो मतलब बेस जितना अच्छा होगा गाड़ी का बेस लेंथ, स्पीड ऑफ सेफ स्पीड फॉर द टर्निंग वो उतनी ही अच्छी होगी। तो तभी तो सर यहां पर ऐसा होता है कि जो रेसिंग कार्स होती हैं, बच्चों आपने भी देखी होगी, जो रेसिंग कार्स होती है, फॉर्मूला 1 कार्स जो होती हैं, उसमें जो गाड़ी की विड्थ होती है वो ज्यादा होती है और हाइट बहुत कम होती है, क्योंकि विड्थ ज्यादा होगी तो सर्कुलर टर्न करते टाइम हम लोग ग्रेटर स्पीड से अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। पर अगर गाड़ी को हाइटेड कर देंगे तो सेफ स्पीड कम हो जाएगी, और रेस में स्पीड कम करने का कोई लॉजिक ही नहीं है, वहां तो हमें जीतना होता है, तो सर्कुलर टर्न भी क्यों ना आ जाए हम लोग तेजी से उसको मोड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए जो रेसिंग कार्स होती है वो इस तरह से डिजाइन की जाती है कि उनकी बेस लेंथ ज्यादा हो और उनकी हाइट कंपैरेटिवली कम हो। ओके बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करें टॉपलिंग की। अब टॉपलिंग जैसा भी आपको जस्ट सर ने समझाया, जो गाड़ी पलटी थी
तो यहाँ पर भी अपन एक जनरल ऑब्जेक्ट की बात करें, कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो कब पलट सकता है और उसकी कंडीशन क्या हो, अपन उसकी बात कर रहे हैं। तो बच्चों टॉपलिंग का कंसेप्ट यही है, पलटना। इसका मतलब किसी एक पॉइंट पर जो बॉडी है वो गोल घूमते हुए पलटना। तो बच्चों अब ये ऐसा कब होगा उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। बच्चों अपन ने मान लिया एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, कोई सरफेस पे रखा हुआ है, तो बच्चों बाय डिफॉल्ट इस पे दो फोर्सेस आपको मालूम ही है जो अपन ने एनएलएम में हमेशा मार्क करे हैं। कौन कौन से दो फोर्सेस? अगर एक तो हो गया mg, दूसरा हो गया बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट नॉर्मल। बच्चों अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स अदर देन mg, क्या यहां पर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है? इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों बैलेंस्ड है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है अभी। अब बच्चों अपन ने बोला दोनों बैलेंस है और ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पर है। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो ये सरफेस है, ये सरफेस ऑफ बॉडी के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन है, मतलब यहां पर अपन एफ लिमिटिंग की वैल्यू सफिशिएंटली हाई ले रहे हैं। अब बच्चों मैंने यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। बच्चों अपने क्या कहा था कि यहां पर जो अपन फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कंसीडर कर रहे हो अच्छी हाई वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने यहां पर कोई फोर्स मार्क करा, बिल्कुल सेंटर्स के अबाउट, मान लो कि ये लाइन जो एक्शन इसको एक्सटेंड करो लाइन ऑफ एक्शन को, तो ये सेंटर से पास हो, तो उस केस में मैंने यहां पर एफ लगा दिया। बच्चों एनएलएम में क्या सीखा था कि अगर मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया है और यहां सफिशिएंटली हाई फ्रिक्शन है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू बहुत हाई है, तो यहां पर ऐसी कौन सी फोर्स जनरेट होगी ताकि ये अभी भी रेस्ट पर रहे? सर इस बॉडी के बिकॉज ऑफ दिस फोर्स आगे चलने की टेंडेंसी आ जाएगी, और सरफेस के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी जाएगी तो डेफिनेटली फ्रिक्शन यहां आना चाहिए। वो फ्रिक्शन में कौन से टाइप का होगा? सर यहां अगर बॉडी नहीं चल रही है तो स्टैटिक होगा, जो बॉडी को चलने नहीं दे रहा है पर बॉडी कोशिश कर रही है। एग्जैक्टली इसका मतलब बच्चों यहां पर एक वैल्यू और लिख दी मैंने स्मॉल एफ। बच्चों ये स्मॉल एफ इज रिप्रेजेंटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या सोच के बताओ, मैंने बोला कि एफ लिमिटिंग की वैल्यू सफिशिएंटली हाई है, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि जो एफ लिमिटिंग है वो एफ से बड़ा है। ओके तो बच्चों यहां पर जो इस स्मॉल एफ की वैल्यू है, क्या वो एफ लिमिटिंग के बराबर होगी या एफ के बराबर होगी? सर हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होता है, क्योंकि ये सेल्फ एडजस्टेबल होता है। एग्जैक्टली सर, इसका मतलब यहां पर ये एफ है तो इस स्मॉल एफ की वैल्यू भी कैपिटल एफ के बराबर होगी। क्योंकि बॉडी चल ही नहीं रही। बिल्कुल सर। तो बच्चों यहां पर तो ये बात बैलेंस हो गई, आप अपन खुश भी थे, अपन ने एनएलएम में पढ़ा था। बच्चों ये पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई। पर बच्चों इस टॉपिक को अपन ने रोटेशन मोशन में क्यों लिया? बिकॉज रोटेशन मोशन में अपन एक एक्स्ट्रा टर्म पढ़ी जिसके अंदर एंगुलर चीजें थी, उसके अंदर था एक टर्म टॉक। क्या बच्चों अब अपन यहाँ पर टॉक का भी व्यू देखते हैं। ये जो अपने व्यू देखा वो सारा अपने ट्रांसलेटरी का व्यू देखा। ट्रांसलेटरी में क्या देखा कि नॉर्मल mg से बैलेंस हो गया, एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से बैलेंस हो गया, तो भाई ये ठीक है, ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में तो आ गया। ठीक है। अब बच्चों चेक करते हैं क्या ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ओके। तो बच्चों मैं मान लेता हूं कि भाई इस सेंटर के अबाउट मैं चेक करना चाहता हूं कि यहां पर टॉक क्या होगा। ओके। उसके लिए बच्चों मैं इसके विड्थ और हाइट कंसीडर कर लेता हूं। तो बच्चों मान लेते हैं कि जो ये है ये b है और ये लेंथ बच्चों a है। ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट चेक करूं तो क्या मैंने जैसे पहले बोला था इसकी लाइन ऑफ एक्शन को मैं एक्सटेंड करता हूं तो क्या ये इसी पॉइंट से पास हो रही है? बिल्कुल सर। इस पॉइंट को मैंने ओ पार्क कर दिया। ठीक है। मेरे को इस ओ पॉइंट के अबाउट टॉक देखना है, तो बताओ इसका टॉक क्या आएगा? जीरो। क्या बच्चों इस फ्रिक्शन का टॉक इस बार जीरो है या नॉन जीरो है? नॉन जीरो होगा सर। बिल्कुल से उसके पास कोई ना कोई आर वेक्टर बन रहा है। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब क्या सर मैं कह सकता हूं ये b/2 है? बिल्कुल सर, परपेंडिकुलर ये भी b/2 है। बिल्कुल। तो बच्चों इसका जो फ्रिक्शन का जो टॉक आएगा बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सर ये हो गया अपना आर और ये हो गया एफ, तो ये इस तरह से ऐसा कुछ होगा सर। बिल्कुल। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। क्लॉकवाइज टॉर्क। तो बच्चों मैं कह सकता हूं फ्रिक्शन के कारण एक क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है, उसकी वैल्यू हो जाएगी एफ फ्रिक्शन, या फ्रिक्शन को आप कैपिटल एफ के बराबर भी लिख सकते हो, इनटू b/2। बिल्कुल। और बच्चों क्लॉकवाइज मैंने तो देख लिया नेगेटिव लिख दिया। बिल्कुल सर। बच्चों क्या यहां पर mg के अबाउट mg का टॉक आएगा या नहीं आएगा इस ओ के अबाउट? सर नहीं, क्योंकि mg हमेशा सेंटर ऑफ मास या छोटी बॉडी हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है। इसका मतलब इसकी लाइन ऑफ एक्शन ओ से पास हो रही है, तो इसका टॉक नहीं देगा। अब बच्चों कौन सा फोर्स बचा? कोई फोर्स नहीं बचा। इसका मतलब नॉर्मल का भी क्या लाइन ऑफ एक्शन से पास, लाइन ऑफ एक्शन इससे पास हो रही है, फोर्स की भी पास हो गई, mg की पास हो गई। इसका मतलब सिर्फ इस फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर टॉक आ रहा है। तो फिर सर डेली लाइफ में जो बॉडी है वो घूम जानी चाहिए। बिल्कुल सर, मैं भी वही वही कहने वाला था कि बॉडी अगर रखी है तो हम फोर्स लगा रहे हैं थोड़ा बहुत और वो नहीं चल रही है तो वो रुकी हुई है, पर आप तो बता रहे हैं कि यहाँ पे टॉक आ गया, तो इसका मतलब घूमनी चाहिए। बिल्कुल सर, वो घूमती नहीं है। तो बच्चों सर का डाउट समझा कि यहाँ पर टॉक मेरे को दिख रहा है और टॉक दिखने के बाद भी बॉडी नहीं घूम रही। इसका मतलब कोई भी बड़ी बॉडी होती है, मान लीजिए आपके घर में कोई कार्टून रखा है, कार्टून पे आपने फोर्स लगाया, तो बच्चों हो सकता है सफिशिएंट फ्रिक्शन का न तो वो आगे जा रहा है नहीं वो गोल घूम रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई तो ऐसा टॉर्क आया होगा जो अपोजिट सेंस में होगा, जो इस टॉर्क को बैलेंस कर रहा होगा, ताकि वहां पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। ओके। तो बच्चों अब सोचो यहां पर
कौन सा फोर्स है जो अपोजिट सेंस में टॉर्क दे दे और इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो सर यहाँ पर हम लोग फिर mg को तो शिफ्ट कर नहीं सकते क्योंकि mg तो सेंटर ऑफ मास से पास होता है। तो सर नॉर्मल फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है, ऐसा हमने पढ़ा हुआ है। बिल्कुल सर, नॉर्मल फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल होता है। सर। और सर फ्रिक्शन जो है उसकी कंडीशन भी है, वो तो अलोंग द सरफेस ही लगेगा। बिल्कुल। इसका मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो f के बराबर हो जाएगा, पर डायरेक्शन ऐसे रहेगा, अलोंग द सरफेस होगा। अब बच्चा एक ही फोर्स जो है नॉर्मल, और सर ने क्या कहा कि नॉर्मल जो फोर्स होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है। तो बच्चों सबसे पहला कंसेप्ट यहां से क्या याद रख सकते हैं, जैसे अपन ने एनएलएम में पढ़ा था, क्या अपन ने एनएलएम में अपन ने जब बॉडी स्टेशनरी इक्विलिब्रियम ट्रांसलेटेड इक्विलिब्रियम थी, अपन n इक्वल टू mg करते थे। बच्चों वो n इक्वल टू mg अभी भी होगा, पर यहां से एक मिसकंसेप्शन मत लाना कि भाई नॉर्मल और mg तो सेम लाइन में होंगे, सेम वर्टिकल में होंगे, ये पक्का नहीं है। बच्चों हो सकता है कि किसी बॉडी के अंदर mg यहां लग रहा हो सेंटर से और नॉर्मल अगर यहां आ जाए तो है तो अभी भी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, पर सेम लाइन में होना कंपलसरी नहीं है। यही बात अब मैं यहां समझाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। बच्चों जैसा सर ने बोला कि इसके कारण एक टॉर्क जनरेट हो चुका है, अब नॉर्मल सेल्फ एडजस्टेबल होता है। तो बच्चों याद करो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था। टॉर्क का फॉर्मूला था या तो r परपेंडिकुलर f या फिर f परपेंडिकुलर r। ठीक है, इसका मतलब या तो आप f का मैग्नीट्यूड बढ़ाओ तब जाके टॉर्क बढ़ेगा, या फिर आप r का मैग्नीट्यूड बढ़ा दो तो जाके टॉर्क बढ़ेगा। तो बच्चों यार दोनों को बढ़ाओ तो टॉर्क बढ़ेगा। बच्चों मैं कह रहा हूं यहां पर नॉर्मल और mg बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में वर्टिकली है, तो बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटेड इक्विलिब्रियम n इक्वल टू mg तो हमेशा होगा। बिल्कुल सर, मतलब फोर्स नहीं बढ़ सकता। एग्जैक्टली, इसका मतलब नॉर्मल की जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स हो गई, दैट इज mg। अब बच्चों मैग्नीट्यूड फिक्स हो गई, इसका मतलब मेरे पास f फिक्स हो गया। अब मेरे पास क्या चेंज हो सकता है, r। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल क्या था, नॉर्मल हमेशा कांटेक्ट के कारण आता था। तो बच्चों अब ये जो कांटेक्ट है तो पूरी सरफेस पे भी है, पर नॉर्मल ने अपनी वैल्यू को अगर हल्का सा इधर शिफ्ट कर लिया, राइट साइड ही क्यों, उसका रीजन दूंगा अभी मैं। तो क्या यहां पर अगर नॉर्मल आ गया तो इस सेंटर से इसके पास कुछ r परपेंडिकुलर आ गया। हाँ मान लेते सर, x मान लेते, x मान लेते सर। चलो यहां पर बच्चों ऐसा कोई डायग्राम बन गया कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी पर यहां पर अपन ने नॉर्मल मार्क कर दिया। नॉर्मल बच्चों हमेशा सरफेस ही होगा और ये O पॉइंट से x दूर है। अच्छा, तो इसका सर अब एंटी क्लॉक टॉर्क दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली सर, तो बच्चों जैसा सर ने बोला एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दिखाई दे रहा है। तो बताओ नॉर्मल इधर ही शिफ्ट क्यों हुआ, बिकॉज अपन क्या बार बार बात बोल रहे थे, यहां पर एक ऐसा टॉर्क और आना चाहिए जो अपोजिट सेंस में हो बट सेम मैग्नीट्यूड में हो, ताकि नेट टॉर्क जीरो हो जाए और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाए। बिकॉज अपने को दिख रहा है कि बॉडी गोल नहीं घूम रही है, इसका मतलब ये हुआ यहां पर इसके कारण जो टॉर्क आएगा वो हो जाएगा n इंटू x। ओके, और बच्चों इस पूरे का जो समीशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0। तब जाके आप कह सकते हो कि बॉडी जो है वो किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं कर रही है। ओके, रोटेशन बिल्कुल सर। इसका मतलब बच्चों क्या सोचते हो आप कि जब अपन यहां पर फोर्स की वैल्यू अगर हल्की सी और बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल है, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी। फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो 100% ये वाला टॉर्क बढ़ जाएगा जो क्लॉकवाइज वाला है। ठीक है, अब क्लॉकवाइज वाला टॉर्क बढ़ गया तो वापस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को भी बढ़ना चाहिए ताकि वो उसको रोटेशन इक्विलिब्रियम मिलाए। बच्चों जैसा अपन ने कहा नॉर्मल तो बढ़ नहीं सकता बिकॉज उसकी वैल्यू mg के बराबर, तो किसको चेंज होना पड़ेगा, x को। इसका मतलब अब ये नॉर्मल यहां तक था तो नॉर्मल और थोड़ा सा आगे शिफ्ट होगा ताकि x की वैल्यू बढ़ जाए। तो बच्चों सोच के बताओ अब नॉर्मल को कहां आना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा। इसका नॉर्मल और शिफ्ट हो गया और x की वैल्यू थोड़ी सी और बढ़ गई। वापस क्या बोलेगा नॉर्मल, भाई मैंने उस पर्टिकुलर फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस कर दिया। नॉर्मल भी खुश है और यहां पर बॉडी जो पूरी बॉडी है वो रोटेट भी नहीं कर रही किसी पॉइंट के ऊपर। पर बच्चों यहां पर आपको क्या समस्या दिखाई दे रही है, क्या नॉर्मल कभी भी हवा में लग सकता है क्या बिना कॉन्टेक्ट? नहीं। इसका मतलब क्या नॉर्मल यहां पहुंच सकता है क्या? नहीं सर, वो विद इन द बॉडी रहेगा, विद इन द बॉडी रहेगा। हाँ। इसका मतलब क्या नॉर्मल के पास एक लिमिट है कि जहां तक बॉडी है वहां तक ही नॉर्मल आ सकता है। इसका मतलब नॉर्मल की लास्ट पॉइंट क्या है, यहां तक। ओके, बिल्कुल बॉडी के एक्सट्रीम तक। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मेरी यहां पर फोर्स और बढ़ा दी, फ्रिक्शन और बढ़ गया, फ्रिक्शन और बढ़ गया तो नॉर्मल को और शिफ्ट होना पड़ेगा टू जस्ट बैलेंस द टॉर्क और कह सकते हैं रोटेशन इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। पर सर अब क्या होगा कि जब ये नॉर्मल एंड में आ गया और मैंने फोर्स को हल्का सा और बढ़ा दिया। बिल्कुल सर, तो अब इसकी एक लिमिट फिक्स हो गई कि मैं बॉडी के बाहर नहीं निकल सकता। बिल्कुल, तो अब ये मना कर देगा सर कि अब मैं बैलेंस नहीं कर पाऊंगा, तो बॉडी को पलटना पड़ेगा। इसका मतलब अब नॉर्मल का जो टॉर्क है वो इसके टॉर्क को बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसका टॉर्क ज्यादा होगा और नॉर्मल का एक एंड पॉइंट पे टॉर्क फिक्स हो जाएगा। ओके, इस केस के अंदर इस पूरे का आंसर अब नॉन जीरो हो जाएगा।
ओके। और नॉन जीरो आएगा डोमिनेंट कौन कर रहा है, ये वाला। क्या ये क्लॉकवाइज टॉर्क था? इसका मतलब बॉडी अब किधर घूमेगी सर? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगी। तो बच्चों जो बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है उसी को अपन क्या कह रहे हैं, जैसे वो किसी पॉइंट पर गोल घूमना चालू होती है वही अपना अबाउट टू टॉपल है, और हो सकता है कुछ देर के बाद बॉडी पूरी पूरी पलट के गिर जाए। ओके। तो बच्चों इसी को एक एनिमेशन के फॉर्म पे अपन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, वापस पूरी बात को रिवाइज करा रहा हूं। बच्चों जैसा अपन स्टार्टिंग बोला था, एक फोर्स लग गया mg, दूसरा फोर्स लग गया नॉर्मल। बच्चों मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये जो ग्रीन कलर का आपको फोर्स दिखाई दे रहा है ये एक्सटर्नल फोर्स है। क्या फोर्स लगते ही नीचे की जो बॉडी थी वो सफिशिएंटली उसके अंदर फ्रिक्शन था, एफ लिमिटिंग इस एफ से बड़ा था, तो क्या यहाँ पर फ्रिक्शन आ गया जो आपको येलो कलर से शो हुआ। अगर मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो क्या फ्रिक्शन बढ़ेगा, पर फ्रिक्शन का जो टॉर्क आएगा उस टॉर्क के कारण क्या कहीं ना कहीं नॉर्मल को शिफ्ट होना पड़ेगा ताकि उसके टॉर्क को बैलेंस करे। तो चेक करिए यहां पर फोर्स बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, नॉर्मल को इधर शिफ्ट होना पड़ेगा उसके टॉर्क को बैलेंस करने के लिए। okay. बच्चों यहां पर ये वो कंडीशन आ गई कि अभी यहां पर ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी है और रोटेटरी इक्विलिब्रियम भी है, बिकॉज नॉर्मल बिल्कुल इसके एंड तक आ गया। अब नॉर्मल को डरने की आवश्यकता है। नॉर्मल क्या सोच रहा है, भाई इसके आगे तो मैं खिसक नहीं सकता। अगर ये फोर्स हल्का सा भी बढ़ गया फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा, उसके कारण वहां पर वापस टॉर्क आ जाएगा, क्लॉकवाइज टॉर्क जो इस नॉर्मल के एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से ज्यादा होगा और ये क्लॉकवाइज टॉपल कर जाएगी। तो वही देखिए नेक्स्ट एनिमेशन के अंदर। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये वाला फोर्स बढ़ता जा रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, पर नॉर्मल वहीं का वहीं है, और नॉर्मल वही है, तो क्या उस केस के अंदर बॉडी ऐसे कुछ गोल घूम गई? क्या सर एक बार और दिखा देते हैं इसको बच्चों को? बिल्कुल सर। बच्चों देखिए वापस कंडीशन क्या, फोर्स और फ्रिक्शन दोनों बढ़े हुए हैं, नॉर्मल बिल्कुल एंड पर है। जैसे ही उनको और बढ़ाया, नॉर्मल वही है, नॉर्मल खिसक नहीं सकता बिकॉज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अभी भी वही है। और क्या mg यहां पर, ये फोर्स, ये फ्रिक्शन, और नॉर्मल वही रहा, क्या बॉडी टॉपल हो गई? टॉपल मतलब जस्ट ने कांटेक्ट को लीव करना चालू कर दिया। और अब यहां पर अगर अभी भी टॉर्क अनबैलेंस रहा तो बॉडी किधर भी साइड गिर सकती है, डिपेंड करेगा टॉर्क किस साइड का बड़ा है। बिल्कुल सर। तो स्टूडेंट्स आपने नोटिस किया इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के बाद, इतने अच्छे एनिमेशन के बाद हमको टॉर्क बिल्कुल प्रैक्टिकली फील होने लग गया कि बिकॉज ऑफ कौन सा टॉर्क ये बॉडी उस पॉइंट के अबाउट टॉपल कर रही है। तो अब बारी है इन सबको अब हम लोग मैथमेटिकली कंबाइन कर देते हैं। जो भी सर ने आपको बताया उनको हम लोग कैसे मैथमेटिकली अरेंज करते हैं उस पर चर्चा करते हैं। ऑब्जर्व कीजिए मैथमेटिकली हम लोग इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। बच्चों नोटिस कीजिए, सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पर एक सरफेस कंसिडर कर रहे हैं जिसमें फ्रिक्शन जैसा सर ने पढ़ाया सफिशिएंटली लार्ज फ्रिक्शन है, मतलब वो बॉडी को स्लाइड करने नहीं दे रहा, हम फोर्स जब तक बढ़ा रहे हैं वो अपने आप उस फोर्स को बैलेंस किए हुए हैं। तो बच्चों इमेजिन कीजिए कि यहां पर अब हम लोग एक ब्लॉक कंसीडर कर रहे हैं, क्यूब कंसीडर कर रहे हैं, और बच्चों साइड लेंथ जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, साइड लेंथ वो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कितनी, a, ऐसा हमने कंसीडर कर लिया। अब बच्चों इमेजिन कीजिए कि यहां पर ये इस बॉडी का सेंटर हम लोगों ने कंसीडर किया, और फोर्स कहीं भी लगा दे, सर ने सेंटर पे लगाया था, हो सकता है क्वेश्चन में कहीं एज पे लगा के दे दिया जाए, वो अपनी मर्जी है। तो अब एक जनरल वैल्यू ले लेते हैं। मान लेते हैं कि बच्चों इस बार फोर्स मैंने यहां लगाया ताकि आपको मैथमेटिकली कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बड़ी आसानी से उसको ऑब्जर्व करें। फोर्सेस अगर बात करें तो बच्चों एक नेचुरल फोर्स जो है वो mg यहां पर लगेगा ही लगेगा, ये पक्की बात है, ये हमने मार्क कर दिया, और इसी पॉइंट पर लगेगा, वो चेंज नहीं होगा, ना उसकी वैल्यू और ना ही उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अब ये जो फोर्स है वो इतना हाई नहीं है कि वो बॉडी को स्लाइड करा पाए, मतलब इस फोर्स की वैल्यू जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, मतलब कि ये बॉडी अभी भी चलने की कोशिश तो कर रही है पर वो चल नहीं पा रही क्योंकि वहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन ने इसको बैलेंस किया होगा। तो बच्चों मैंने यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगा दिया पीछे की तरफ, जिसको स्मॉल एफ से मैंने शो कर दिया। तो बच्चों कैपिटल एफ और स्मॉल एफ आपस में बराबर होंगे क्योंकि ये बॉडी स्लाइड नहीं करने दे रहा है, मतलब कि स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर है। तो सबसे पहली चीज मैंने लिख दी कि कैपिटल एफ और स्मॉल एफ आपस में बराबर है। और दूसरी चीज मैंने लिखी कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया है वो लेस देन है किसके, एफ लिमिटिंग के, और इस क्वेश्चन में जो एफ लिमिटिंग है वो कितना होगा, म्यू एस एम जी, क्योंकि आपको पता है कि एफ लिमिटिंग की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन, और नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर है, जैसा सर ने अभी आपको पढ़ाया। बच्चों अब बारी है दूसरे और फोर्सेस मार्क करने की। सर क्यों ना इस जो अपन ने कैपिटल एफ लगाया उसकी भी एक डिस्टेंस मान लेते हैं। डिस्टेंस मान लेते हैं। तो बच्चों अब हम लोग इनकी डिस्टेंसेस भी मार्क कर देते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये सेंटर है जिसको हम लोगों ने O से डिनोट कर दिया, और ये हम लोगों ने मान लिया एक पर्टिकुलर लेवल जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया H।
अब बच्चों यहां पर हम लोग डिस्कशन करते हैं नॉर्मल रिएक्शन लगा के, जैसा सर ने पढ़ाया। तो अब आपको आंसर करने हैं, सर आपको पूरा प्रैक्टिकल फील दे चुके हैं, अब जो पूछा जाए आपको आंसर करना है। बच्चों बॉडी स्लाइड नहीं कर रही है, मतलब ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम है। तो बताइए नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर होगी? mg। तो मैंने यहां लिख दिया नॉर्मल की वैल्यू भी फिक्स हो चुकी है कि वो mg के बराबर होगी। बच्चों कैपिटल F किसके बराबर हो गया? स्मॉल f। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पर बच्चों अब हम लोग टॉर्क निकालते हैं। किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, अगर ये बॉडी रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है, आंसर हर जगह से सेम आएगा, क्योंकि हम पहले चर्चा कर रहे हैं कि बॉडी को पलटने नहीं देना है, टॉपल होने नहीं देना है। तो बच्चों हम लोग ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल देते हैं। बिल्कुल और सर, ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 आना चाहिए, है ना? ये हमारी कंडीशन है कि बॉडी को पलटने नहीं देना है। तो ओ पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। तो बच्चों मैंने लिख दिया नेट टॉर्क अबाउट ओ, ये कितना होना चाहिए? 0। मतलब जितने भी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो एंटी क्लॉकवाइज को बैलेंस करना चाहिए। तो कौन किसको बैलेंस कर रहा है बच्चों, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बताओ बच्चों, फ्रिक्शन और नॉर्मल दोनों ही सरफेस से मिलने वाले नेट कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक वर्टिकल नोन एज नॉर्मल और एक हॉरिजॉन्टल, एक फ्रिक्शन। बच्चों दोनों की ही टेंडेंसी क्या होती है कि वो बॉडी को कांटेक्ट में रखना चाहते हैं, दो सरफेसेस को साथ में रखना चाहते हैं। आंसर दीजिए बच्चों, फ्रिक्शन ने अपना काम कर दिया। फ्रिक्शन ने कह दिया कि ये फोर्स बॉडी को चलाने की कोशिश कर रहा था, मैं चलने नहीं दे रहा, मैं पीछे लग गया, मैं बॉडी को कांटेक्ट में दोनों सरफेसेस को साथ में रखे हुए हूं। अब बारी है इस नॉर्मल की। तो जैसा सर ने सिखाया बच्चों, आंसर दीजिए। अगर मैं O पॉइंट का टॉर्क निकाल रहा हूं, किसका निकाल रहा हूं? O पॉइंट का टॉर्क। तो बच्चों O पॉइंट का टॉर्क अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो O से पास होने वाला कौन है? mg। इसका टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। अब बचे हमारे पास बच्चों ये कैपिटल F और ये स्मॉल f। नॉर्मल को थोड़ी देर के लिए अभी यही रख देते हैं। बच्चों नोटिस कीजिए, ये कैपिटल F और ये स्मॉल f, इन दोनों का टॉर्क अगर सोचें तो कैसा कैसा टॉर्क मिल रहा है। सबसे पहले बच्चों O के अबाउट हम लोग कैपिटल F और स्मॉल f के टॉर्क निकाल लेते हैं। तो सर O और ये F, इनका अगर टॉर्क देखें तो बच्चों ये जो साइड लेंथ ली थी वो A है, तो ये वाली जो होगी हाफ वो कितनी हो जाएगी? A/2। तो सर एक बार बच्चों को आप अरेंज करके बताएं कि A/2 और F, इसका टॉर्क कैसे मिल रहा है, कौन सी डायरेक्शन में? बिल्कुल, जैसे बच्चों यहाँ पर पॉइंट O के अबाउट बोला है तो अपना ये रेडियस वेक्टर, और यहां से अपने फोर्स के अलाउंग से कर्ल करा तो आंसर इनवर्ड्स आ रहा है, या फिर आप कह सकते हो क्लॉकवाइज है। इसका मतलब इसका जो टॉर्नेट लिखूंगा मैं, वो टॉर्नेट हो जाएगा माइनस F इंटू A/2। बिल्कुल। दूसरा बच्चों हम लोग नोटिस कर रहे हैं इस कैपिटल F का। तो सबसे पहले बच्चों O के अबाउट निकाल रहे हैं। आंसर दीजिए, O तक की लेंथ कितनी है? A/2। और ये पूरी कितनी है? H। तो O से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर केवल हम लोग इतनी सी निकाले तो O के अबाउट ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? H माइनस A/2। और इसका भी सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है। बिल्कुल। तो क्लॉकवाइज टॉर्क निकल देते हैं बच्चों हम लोग, ये हो गया माइनस कैपिटल F और ये डिस्टेंस कितनी होगी? H माइनस A/2। ये H माइनस A/2। अब बच्चों नोटिस कीजिए, दोनों ही टॉर्क के साथ माइनस लगा हुआ है, मतलब दोनों की दोनों इस बॉडी को क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर ये दोनों क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं और बॉडी घूम नहीं रही है, रोटेट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि इन टॉर्क को किसी ना किसी ने बैलेंस किया है। क्या mg के टॉर्क ने बैलेंस किया है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि mg सेंटर से ही गुजर रहा है और सेंटर के अबाउट ही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सर ने बताया था कि एक ही है जो यहां पर इसको बैलेंस कर सकता है, वो कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। तो बच्चों आंसर दीजिए, नॉर्मल रिएक्शन क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है? यस। तो ऐसी स्थिति में फ्रिक्शन ने अपना काम कर दिया था दो सरफेसेस को साथ में रखने का। अब बारी है नॉर्मल रिएक्शन की कि वो बॉडी को कांटेक्ट छोड़ने नहीं देना चाहता। तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन अब यहां नहीं लगेगा। क्या लगता है? नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो बच्चों अब इस नॉर्मल रिएक्शन को यहां से मैं हटा देता हूं और इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं। बच्चों मैंने नॉर्मल रिएक्शन को मान लो यहां से x डिस्टेंस आगे शिफ्ट कर दिया, ये मैंने लगा दिया नॉर्मल। तो बच्चों अब नॉर्मल का टॉर्क देखें, O के अबाउट ये कैसा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस और नॉर्मल ऊपर, सेंस ऑफ रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क कहां आ गया? बाहर। तो सर क्या आप उसको लिखेंगे? प्लस n A/x, यहां पर जो डिस्टेंस है। बिल्कुल। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास नेट टॉर्क की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, कारण क्योंकि हमें रोटेटरी इक्विलिब्रियम रखना है। तो बच्चों अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन सबको एक साथ ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इन सबको LHS में ले जाए या 0 के साथ RHS में ले जाए तो ये हो जाएगा प्लस FA/2। बच्चों कैपिटल F की वैल्यू किसके बराबर है? स्मॉल f के बराबर। स्मॉल f के बराबर। तो हम इनको बाद में आपस में रिप्लेस करेंगे। अभी मैं लिख देता हूं प्लस FH माइनस ये कितना हो जाएगा? FA/2। बिल्कुल सर। इज इक्वल टू यहां पर बचा हुआ है NX। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, स्मॉल f किसके बराबर है? कैपिटल F। तो ये दोनों टर्म कैसी है? सिमिलर। ये हमने कैंसिल कर दी। बिल्कुल सर। अब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन को बच्चों क्या लिखा जा सकता है? mg। तो उसको हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है। सो हियर आई कैन राइट नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg into x।
बच्चों यहां पर मुझे अब मैं फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं कि मैं कितना फोर्स लगाऊं ताकि ये बॉडी ना टॉपल करे। तो बच्चों इस स्थिति के लिए अगर मैं सिचुएशन निकाल दूं तो ये हो गया FH इज इक्वल टू mgx। अगर यहां से फोर्स की वैल्यू निकाले तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास mgx अपॉन h। इस पर्टिकुलर फोर्स पर ये बॉडी टॉपल नहीं कर रही है। और x की वैल्यू निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। देखो अगर यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालना चाहे तो वो भी आ सकती है। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो ये कितनी हो जाएगी FH अपॉन mg। मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन की शिफ्टिंग आ गई कि नॉर्मल रिएक्शन इतना शिफ्ट होगा। अब बच्चों यहां से हम लोग मैथमेटिकली एक क्वेश्चन कंसीडर करते हैं और सोचते हैं कि हम कैसे पता करें कि नॉर्मल रिएक्शन जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कितनी डिस्टेंस तक शिफ्ट हुआ वो सही है या नहीं। मानकर चलो बच्चों ये जो साइड लेंथ है वो 1 मीटर है। कितना है 1 मीटर। और मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं और मैंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो आंसर दीजिए बच्चों, अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं और सॉल्व करने के बाद x बराबर 2 मीटर आ जाए तो क्या मेरा सॉल्यूशन सही है? नहीं सर, क्योंकि साइड लेंथ मैंने कितनी ली है 1 मीटर और नॉर्मल रिएक्शन कितना शिफ्ट हो गया 2 मीटर, मतलब बॉडी के बाहर निकल गया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी यहां रखी हो और नॉर्मल रिएक्शन वहां लग रहा हो? नहीं, वो रहेगा हमेशा विद इन द बॉडी। तो मानकर चलिए कि अगर आप अपने क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करने के बाद इस फॉर्मूले से अगर आपके पास x की वैल्यू साइड लेंथ से ज्यादा आ गई मतलब आपका सॉल्यूशन गलत है। तो इस चीज को अपने को ध्यान रखना है बच्चों। यहां पर एक हम लोग लिमिट बता देते हैं, नोटिस कीजिए। सर ने आपको बताया कि ये अगर सेंटर है तो नॉर्मल रिएक्शन मैक्सिमम शिफ्टिंग कहां तक दे सकता है? इस एज तक। तो आंसर दीजिए, सेंटर से इस एज तक की जो लेंथ है वो कितनी है? a/2। तो इसका मतलब हाँ, x should be less than equal to a/2 तक काम चलेगा। बिल्कुल। तो सर आप वहां पर इसको कंपैरिजन करके भी बता दें। तो ये बच्चों जैसा सर ने लिखा बस मैं उसी चीज को लिख रहा हूं, x की जगह x की वैल्यू पुट कर दी, should be less than equal to a/2। तो बच्चों ये तो आ गई सिर्फ x की कंडीशन। अगर मैं यहां से फोर्स की कंडीशन निकालता हूं तो mg और h को यहां पहुंचा देते हैं। बिल्कुल सर। तो फोर्स should be less than equal to mg a upon 2h। इसका मतलब सर ये हो गया कि अगर फोर्स इसके बराबर या इससे कम हुई तो बॉडी सेफ है, टॉपल नहीं करेगी। पर फोर्स इससे अगर बड़ी हो गई तो 100% टॉपल कर जाएगी फॉर दिस क्यूब। बिल्कुल। तो बच्चों आपने नोटिस किया ये सब हम लोगों ने जो सिखाया वो मैथमेटिकल कंडीशंस हैं, ये फॉर्मूले नहीं है कि हम इनको रटें। हम हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे कि सेंटर के अबाउट या जो पॉइंट आपको लगता है रोटेटरी इक्विलिब्रियम है तो हम किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेशन करते हैं। नेट टॉर्क निकालो, 0 के साथ इक्वेट कर दो। नॉर्मल रिएक्शन नहीं पता कितना शिफ्ट हुआ है तो आप x शिफ्ट कर दो और उसके हिसाब से सॉल्व कर लो, x अपने आप आ जाएगा। पर ध्यान रखें x हमेशा बॉडी की जो यहां पर मैक्सिमम शिफ्टिंग हो सकती है नॉर्मल की बॉडी के अंदर a/2 उस पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा हो गया मतलब सॉल्यूशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। बिल्कुल सर।